तक हम प्रेयर कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस, 3 बार ओम का उच्चारण। शांति 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 ही। हाथों को अब उसे लगाएंगे। चलिए जी, अब क्विज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो क्विज है वो आयुर्वेदा का है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, नो डाउट। लेकिन मैंने अपने तरफ से तैयार किया है थोड़े से। आंसर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद को खालिस्तान का उपवेद माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। डी। नेहा जी डी, साक्षी जी डी, प्रियंका जी डी, ठीक है, मेघा जी डी। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता। संतोषी जी, बहुत बढ़िया। पूनम जी, इसका उत्तर कीजिए। अथर्ववेद। हाँ, आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। अगला प्रश्न। जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वो कौन सा है? वात, पित्त, कफ, रस। नेहा जी, प्रियंका जी, मेघा जी। ए ए ए ए। ठीक है, प्रियंका जी, इसका उत्तर कीजिए। जी मैम, इसका आंसर होगा बात। ठीक, एकदम सही है। अगला प्रश्न। वात का मूल स्थान क्या है? अमाशय, वक्ष, आंत, शरीर का ऊपरी भाग। अमाशय, ठीक है। अमाशय का उत्तर आ गया। राखी जी बी कह रही हैं, संध्या जी ए कह रही हैं। अच्छा, इसमें तो कंफ्यूजन वाला आ रहा है सबका। रश्मि जी ए कह रही हैं, बस इतना ही। ओके। संतोषी जी सी, ठीक है। खिलाड़ी जी बी कह रहे हैं। नेहा जी सी, पूनम जी सी। नेहा जी, आप इसका उत्तर कीजिए। जी मैम, सी होगा। डेडुनम आंत बताया था ना सर ने, आंतें। हाँ, आंतें ही एक्चुअली क्या आंत है। हाँ, एकदम सही नेहा जी का उत्तर है, आंत आएगा। वो जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वात का मूल स्थान पक्वाशय है करके, तो पक्वाशय आंत को ही कहते हैं। मैंने थोड़े से यहाँ पर आंत लिखा है, पक्वाशय जानबूझकर नहीं लिखा। और जिनका उत्तर वक्ष आ रहा है, तो वक्ष का मतलब तो सीना होता है, ठीक है। और अमाशय स्टमक हो जाता है, तो हमारा सही उत्तर होगा आंत। ठीक, आंत यानी पक्वाशय। अगला प्रश्न। भोजन का ठीक प्रकार पाचन न होना और अधपचे भोजन का अंश शरीर में रहना क्या कहलाता है? सायवात, आमरस, निरामपित, आमपित। मनीषा जी बी, ठीक है। राखी जी डी। अच्छा, एक मिनट। मेघा जी डी, पूनम जी बी, ठीक है। ज्यादातर आंसर बी आ रहे हैं। नेहा जी का बी, ठीक है। पूजा जी बी। कृष्णवी जी, आप आंसर कीजिए इसका। जी, मुझे आमरस लग रहा है। बी। लग रहा है, श्योर नहीं हो? वही जो पका नहीं रहता उसका जो बनता है आमरस, जो पचा हुआ नहीं रहता।
बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसका उत्तर आमरस ही होगा। ठीक है? जब भोजन पचता नहीं है और अधपचा भोजन जब रह जाता है, तो उसको हमारे आयुर्वेद में आमरस कहते हैं। अगला प्रश्न। पित्त शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? पत, तप, तत, पत। रिपीट हो गया क्या पत्थर? बी, संतोषी जी बी कह रही हैं। और राखी जी बी, नेहा जी भी बी, बी, सभी बी कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये सबको क्लियर है, तप ही आएगा। ठीक है? पित्त जो है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, संस्कृत शब्द के धातु से बना है, जिसका जो धातु है तप। तो इसमें उत्तर बी मैम आएगा, तप। मैम ब। आ और द एक ही जैसा है ना? और तो एक ही जैसा है ऑप्शन मतलब। ऑप्शन हाँ ऑप्शन वही तो बोला था मैंने कि रिपीट हो गया ऑप्शन, वही बोला था मैंने। अच्छा हाँ, एक तो मिनट। शायद वो पत, तप, तत, पत। अलग तो है। अच्छा, ये आ और द वाला बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, एक हो ए गया और है। डी। तो इसका उत्तर तो एक्चुअली ब आएगा, तब होगा इसका उत्तर। अ और द जो एक हो गया है, मिस प्रिंट हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ, अगला प्रश्न है। शरीर में उत्पन्न होने वाले पाचक रस, जिसको हम एंजाइम कहते हैं, एंजाइम्स ना, पाचक रस और अ, पाचक रस और हार्मोन्स का नियमन कौन करता है? वात, पित्त, कफ, प्राण। बी, खिलाड़ी जी बी, और डी। अच्छा, डी भी आंसर आ रहा है। ठीक है, मनीषा जी डी, पवन जी बी, प्रियंका जी बी, प्रीति जी बी, कृष्णवी जी भी बी। ठीक है, नेहा जी बी, रंजीता जी बी। चलो रंजीता जी आप इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? हाँ मैम, इसका आंसर पित्त होगा, क्योंकि पित्त से ही हमारा पाचन क्रिया होती है। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर बी ही होगा, ब ही होगा। पित्त है इसका उत्तर। हमारे शरीर में जितने भी पाचक रस है और जो हमारे हार्मोन्स हैं, उनका नियामन पित्त ही करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसमें संयम करने से सकल कर्मेंद्रियों और उनकी शक्तियों का बोध हो जाता है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। ए। अच्छा, ये सभी के उत्तर ए आ रहे हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए थोड़ा सा। इसमें संयम करने से कर्मेंद्रियों और उनकी शक्तियों का बोध होता है। अच्छा, संध्या जी का थोड़ा दूसरा आया स, प्रीति जी सी। ठीक है, ठीक है, ब। पवन जी का ब आ रहा है, प्रीतिका जी सी, प्रियंका जी सी। ठीक है, पुष्पलता जी आप, पुष्पा जी आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, सो गए हैं शायद वो, कैमरा संध्या जी शो। आप मुझे इसका उत्तर कीजिए। मुझे मनोमय कोश लग रहा है। अच्छा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, मनोमय कोश ही होगा। देखो इसको कैसे याद करते हैं ना, क्योंकि हमारे 5 कोश है और सब में अलग अलग चीजें आती हैं। तो हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। तो हमारे हमारे इंद्रियों का बॉस कौन है? मन है। हमारे बाकी के 10 इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? मन है। तो अगर हम मनोमय कोश में अगर कर लेते हैं, उसको संयम कर लेते हैं, मनोमय कोश को, मन को कर लेते हैं, तो हमारी इंद्रियां और उसकी शक्तियों का बोध हमें हो जाएगा। वैसे कि ज्यादातर लोगों का इसमें कर्मेंद्री बोलने से अन्न में ही जाएगा ध्यान, लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं
इसको वश में कर लेने से जो मेन बॉस है, सुपरवाइजर, मन है ना, तो मन को हम संयम करेंगे तो कर्मेंद्रियों में और उसकी शक्तियों में हमारा बोध हो जाएगा। ठीक, तो संध्या जी आपने एकदम सही उत्तर दिया। इसका सही उत्तर जो है वो सही होगा, मनोमय कोश। ठीक है, आगे। निर्णय की शक्ति को क्या कहते हैं? देखो हमने कहा ना सब में अलग अलग आएगा, तो निर्णय की शक्ति, अगर हमें निर्णय लेने की शक्ति है तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा कोश कहलाएगा? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और पंचकोश। ए ठीक है, मेघा जी ए ठीक है, राधिका जी ए, नेहा जी ए ठीक है। राधिका दी आप इसका उत्तर दीजिए। विज्ञान में कोश होगा मैम, निर्णय बुद्धि। हाँ, एकदम सही है आपका उत्तर। इसका उत्तर अ ही होगा, विज्ञानमय कोश। इसको मैंने कैसे याद किया? निर्णय से। देखो जो विज्ञान है ना, वो हाँ या ना में को डाउट नहीं रखता है, वो डिसाइड करता है हाँ तो हाँ, ना तो ना। ठीक है, तो जो विज्ञानमय कोश है वो निर्णय लेगा, ऐसे मैंने कोरिलेट करके याद किया है, तो आप भी देख लीजिए। तो निर्णय की शक्ति जो होती है वो विज्ञानमय कोश में होती है। अब जब हम लोगों ने मन भी देख लिया और विज्ञान देख लिया, तो अब मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा हटके क्वेश्चन अभी यहाँ से बोल रही हूँ, वो क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ नहीं डाला है। अन्नमय कोश में फिर क्या आएगा? अन्नमय कोश में कौन सा ऐसा चीज आएगा जो हमारे लिए, जैसे निर्णय है, जैसे कर्मेंद्रियों पर बोध हो गया, तो ऊर्जा। अन्नमय कोश में क्या होगा? प्राण से रिलेटेड कुछ होगा। नहीं दीदी, प्राण तो अलग से एक कोश ही है ना। ऊर्जा, इस ऊर्जा बार बोल सर मैं मैं सकते थोड़ा अन्नमय हैं। कोश का जोड़ा पूछ रही हूँ। नहीं। हाँ, आयुर्वेद बदल गया सर ने। अच्छा चलो हम बता देते हैं। अन्नमय कोश में जब हम संयम करेंगे तो स्वास्थ्य और रोग पर हमको कंट्रोल हो जाएगा। हमारा स्वास्थ्य शरीर का और जो रोग है वो उस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही बच रहा है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में जब हम संयम करते हैं ना, तो हमारी शक्ति और ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है। प्राण हमारे शरीर का ऊर्जा है ना, तो वो ऊर्जा ऐसा कोरिलेट करके आप जान सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। मैम एक बार और बोल देंगे, अनमय, अनमय संयम करने से क्या होता है बोल रहे थे? हाँ बता देती हूँ। अन्नमय कोश में संयम करने से स्वास्थ्य और रोग, एक तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और मान लीजिए इसके अपोजिट में रोग आता है, तो जो रोग होगा, स्वास्थ्य और रोग, ये दोनों की शक्ति हमको मिलेगी। और जो प्राणमय कोश में संयम करेंगे तो उससे शक्ति और ऊर्जा का स्रोत में हमको नियंत्रण मिलेगा। शक्ति और ऊर्जा प्राण में आएगा, स्वास्थ्य और रोग अन्नमय कोश में आएगा। ठीक है, और निर्णय की क्षमता विज्ञान में आती है। और एक और हमने क्या पढ़ा था ऊपर, हाँ कर्मेंद्री में कंट्रोल आएगी, कर्मेंद्री की शक्तियों का बोध होगा आपके मनोमय कोश से। क्लियर? ओके मैम। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बल प्रदान करने वाला रस कौन सा है? खट्टा, कड़वा, लवण, मधुर। डी 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 डी। अच्छा, इसमें तो सब मास्टर हैं, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है डी, और सभी सही उत्तर दे रहे हैं डी। चलिए मैं किसी एक से पूछती हूँ। पवन जी आप बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा? मैं गलती लगा दिया मैम, खट्टा में लगाया हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब तो उत्तर पता चल गया है। कौन सा उत्तर होगा इसका? बोले हैं सब लोग, हाँ, मधुर। हाँ डी सब लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इसका उत्तर सही होगा डी। ठीक है, जो मधुर रस है वो सबसे बल प्रदान करने वाला रस कहलाता है। अगला प्रश्न। मैंने इस आधार पर लगाया हूँ मैम कि हाँ। जितने भी फल होता है उसमें जितना रस मिलती है उसमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए इस आधार पर लगाया मैंने। अच्छा है, कम से कम लॉजिक तो लगा रहे हो, या तो सही होगा या तो गलत। ठीक है, चलो अब याद रहेगा पवन जी को बहुत अच्छे से कि मधुर ही होगा।
अब जब हमने देख लिया कि मधुर रस बहुत अच्छे से हमको बल प्रदान करता है ज्यादा, तो अब ये प्रश्न उठता है तो मधुर किस महाभूत से बना होगा? तो आप लोग मुझे बताइए, मधुर किस महाभूत से बना है? पृथ्वी अग्नि से, पृथ्वी वायु से, पृथ्वी जल से, या पृथ्वी आकाश से? सबके उत्तर सीसी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे खिलाड़ी जी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? मुझे लगता है पृथ्वी और जल से मिलके बना होगा। सा लगता है आपको पृथ्वी और जल? ठीक, आपका उत्तर सही है। इसका सही उत्तर पृथ्वी और जल ही होगा। ठीक है, जो मधुर है वो पृथ्वी और जल महाभूत से मिलकर बना हुआ है। इसका सही उत्तर स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे कम, एकदम ज्यादा से छह रसों में सबसे कम बल प्रदान करने वाला रस कौन सा? तिक्त, यहाँ सॉरी किक्त लिखा गया है, एक्चुअली वो तिक्त ही है। तिक्त, कषाय, कषाय, कड़वा, अम्ल। ठीक, उत्तर में सबके, अच्छा डी भी आया, मैं देख नहीं पाई। ठीक है, बी, सबके ज्यादातर आंसर बी भी आ रहे हैं, ए भी आ रहे हैं, डी भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ज्यादातर बी ही आ रहे हैं वैसे। ठीक है, ए, ठीक, राखी जी मुझे इसका उत्तर दीजिए। राखी जी आप हैं? का उत्तर होगा तिक्त। तिक्त होगा। आ होगा क्या? बोल रही हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, कोई और इसका उत्तर देगा? मनीषा जी आप उत्तर दीजिए। अम्ल हो सकता है। हाँ, मुझे हाँ कषाय राधिका लग जी। रहा है। मुझे बी लग रहा है, कषाय। अच्छा अम्ल अच्छा, है। अच्छा राधिका दी को अम्ल लग रहा है और मनीषा जी को कषाय लग रहा है। ठीक है, ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा ब, कषाय। सबसे कम बल प्रदान करने वाला जो रस है वो कषाय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ऐसा जैसे आंवला खाते हैं कसाय लगता है, उसमें तो बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। क्योंकि आंवला, हरड़ ये सब कषाय में आता है ना मैम, ये तो बल नहीं प्रदान हाँ, नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगा था, सेम लगा था, बट सर ने ये बताया था कषाय। मैं भी सेम ही समझी थी, इसलिए याद लेकिन अच्छे आयु से रहा, क्योंकि सेम आंसर लेकिन किया था आयु मैंने। हाँ, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार चलेंगे तो होगा, यही होगा, सही बोले। हाँ, आयुर्वेद हाँ, सर ने यही बताया था, इसलिए मुझे याद रहा अच्छे से। हाँ, नहीं जब सर ने पढ़ाया ना कषाय करके, तो मुझे भी सबसे पहले माइंड में आंवला क्लिक किया, जो कि आंवला को अमृत फल भी कहते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जबकि वो कसाय भी रहता है, खट्टा भी रहता है, थोड़ा मतलब मस्त स्वाद रहता है। तो मुझे भी इसमें डाउट लगा है, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने सिद्ध कर दिया भाई उनका, तो फिर नहीं कर सकते। कषाय मतलब कषाय। ठीक है, आयुर्वेद में कषाय को लिया गया है सबसे कम बल प्रदान करना। तो इसका उत्तर ब ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक मैम, मालूम है सबसे अधिक क्या होगा? क्या चीज सबसे अधिक बोल रहे हो? हाँ, मधुर, सबसे मधुर है ना वो अधिक तो। बल। इससे मधुर। पहले मधुर। डाले थे ना, मधुर रस सबसे ज्यादा बल प्रदान करने वाला है, और कषाय रस सबसे कम बल प्रदान करने वाला। ओके और ओके कुछ ओके। पवन जी? जी नहीं नहीं। हाँ जी, ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि मधुर जो रस है वो पृथ्वी और जल से मिलकर बनता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है हमारा। मैंने इसको भी डाल दिया था। अब जब कषाय सबसे कम देने वाला है बल, तो वो किस महाभूत से बनता होगा? तो अगला प्रश्न हमारा है कि कसाय मतलब कसैला, है ना, कषाय कसैला रस में महाभूत है, कौन सा महाभूत है? पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, वायु पृथ्वी, वायु जल। बताइए। अच्छा राखी जी डी। ठीक है, गलत भी ऑप्शन आते हैं तो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। सी, ठीक है, डी, बी, मतलब सभी ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, बी, ए, ए, ए बी सी डी सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है,
इसका स उत्तर किसने दिया था? हाँ, नेहा जी। नेहा जी आप उत्तर कीजिए। जी मैम, वायु और पृथ्वी। हाँ, तो जिन्होंने भी सी उत्तर दिया है ना, स वाला, वायु और पृथ्वी, तो वो इसका सही उत्तर होगा। जो कषाय या कसैला रस है वो वायु और पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है। ठीक है। और मधुर में हमने क्या देखा था? मधुर कौन सा पंच तत्व से बना है? पृथ्वी और जल देखा था हमने मधुर में। और कषाय को देख रहे हैं वायु और पृथ्वी। मतलब देखा जाए तो मधुर और कषाय दोनों में पृथ्वी पृथ्वी समान है, और मधुर में जल आ रहा है और कषाय में वायु आ रहा है अलग। ठीक है, तो ये हमको याद हो गया, याद भी करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अ, कषाय रस के सेवन से दोष में वृद्धि होती है। कौन सा दोष में वृद्धि होता है? वात, पित्त, कफ, या फिर तीनों? सी ठीक है, ब भी आंसर आ गया। ठीक है, ए ठीक है, मेघा जी ए कह रही हैं, कृष्णवी जी बी, खिलाड़ी जी ए, प्रियंका जी सी। ठीक है, बी ए ठीक है, सबके मिले जुले आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी अब बात। ओके संतोषी जी, कोई बात नहीं। राधिका दी ए आ रहा है। चलिए राधिका दी आप इसका उत्तर कीजिए तो। मैम वात, वात क्लास नहीं ठीक लेती है। थी ना, सब भूल गई मैं। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया दी, आपने सही उत्तर बताया। कषाय रस के सेवन से जो दोष में वृद्धि होता है ना, वो है वात। अब जब वात दोष में वृद्धि होती है तो फिर क्षय को भी बता दीजिए, किसकी कमी होती है इसमें? कौन सा कम होता है इसको खाने से? कफ। पित्त कम होता है। खाली पित्त ही हाँ, पित्त कि ही कफ आदमी। भी? नहीं, वो नहीं है, कफ नहीं होगा, शायद पित्त ही है। ठीक है, तो इसका जो क्षय वाला कौन सा अम, रस का क्षय होता है, तो उसमें कौन से धातु का क्षय होता है, तो उसमें आएगा पित्त और कफ दोनों होगा। इसको खाने से जो वात होता है, वात तो बढ़ती है, पित्त और कफ कम होता है कषाय रस के सेवन से। ठीक है, तो प्रश्न 13 जो है हमारा, कषाय रस के सेवन से दोष में वृद्धि होती है, तो इसका सही उत्तर वात होगा। और जो क्षय होता है वो पित्त और कफ दोनों है। अगला प्रश्न, इसको थोड़ा ध्यान से देखकर बताइएगा। ठीक है, सही जोड़ी। लवण रस और रस, एक तरफ रस है और दूसरे तरफ रस से जो जो उससे बेनिफिट होती है, वो क्या काम करता है वो बताया गया है। इसको आपको सही कूट में मिलाना है। लवण रस वातवर्धक एवं पित्त कफनाशक। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एक्चुअली वो पित्त और कफनाशक है ना, पित्त और कफ शामक है। कटुरस पित्तवर्धक एवं वात शामक, तिक्त रस वात पित्तवर्धक एवं कफ शामक, कषाय रस वातवर्धक एवं पित्त कफ नाशक, नाशम शामक, शामक सॉरी। चलिए जी, आराम से पढ़ के उत्तर दीजिए, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, सबके उत्तर आ रहे हैं। ब स द सभी उत्तर आ गए हैं। कृष्णवी जी ब, मेघा जी ब, और संतोषी जी को अ लग रहा है। ठीक है, ठीक है, बस इतने ही लोग।
ठीक है, रश्मि जी आप इसका उत्तर कीजिए। हाँ, मुझे इसमें सी लग रहा है, क्योंकि कषाय का तो अभी हमने देखा था कि वातवर्धक और पित्त कफ शामक होता है, तो फोर्थ आएगा। और मुझे एक ये लग रहा है लवण वाला, जो कि लवण का जो होता है वो पित्त और कफ वर्धक होता है और वात शामक होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसमें मैंने देख के थर्ड लगाया था। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, इसमें उत्तर सही आएगा। ठीक है, देखिए जो लवण रस है ना, लवण रस में आएगा पित्त कफ वर्धक एवं वात शामक। फिर उसके बाद कटु रस है, कटु रस में आपका आएगा वात पित्त वर्धक एवं कफ शामक। फिर है आपका तिक्त रस, तो तिक्त रस में आपका आएगा पहला वाला वात वर्धक एवं पित्त कफ शामक। और चौथा जो कषाय रस है, उसमें आपका चौथा ही आएगा वातवर्धक, ठीक है, एवं पित्त कफ शामक, जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा ही था। ठीक है, किसी को मैम इसमें कोई लेकिन डाउट? पहला ऑप्शन भी वही है ना? वात पहला वाला जो ऑप्शन दिया है वातवर्धक एवं हाँ पित्त हाँ कफ हाँ शामक, तो वो एक ही हुआ ना? मैंने तो उसे देख के ही लगाया सिर्फ एक, वो हाँ कषाय ना। रस का आखिरी हाँ वाला जी हाँ वन। जी, आप तो सही हो। बाकी मैंने देखा ही नहीं। ओके। हाँ नहीं, तो ओके। इसमें भी चौथा में आपका चौथा ही आ रहा है ना, पहले वाले को अगर आपने चौथा देख कर लगाया तो पहले वाले का और तीसरे वाले का चौथा चौथा सेम है, लेकिन नहीं, इधर मैंने पर कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने डायरेक्टली देखा कि फोर्थ ऑप्शन का एक ही है, तो लेकिन वही इधर लगा दिया हाँ मैंने। नहीं ठीक है, लेकिन यही गोलमाल हो गया है इधर तो। चलिए ठीक, किसी को कोई और क्वेश्चन इसमें आगे बढ़े? मैम क्या हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये। नहीं, नहीं, इसको थोड़ा एक ना और सा पढ़ना एक और पड़ेगा। चार कोई ऑप्शन बात सेम ही है ना, एक और चार ऑप्शन सेम ही है, तो इसमें इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं। हाँ, इसमें दोनों में चार में चार चार आ गए चार हैं ना। तो मैम। सी सी है ना मैम आंसर? हाँ, इसका सही उत्तर सही एक मिनट। एक बार इसको समझाएंगे क्या आप? हाँ मैं बता देती हूँ इसको। इसमें जो क्या है, कौन सा रस कौन से दोष को बढ़ाता है और कम करता है, ये बोला गया है। ठीक है, तो जो लवण रस है, तो लवण रस में आएगा दूसरा वाला, ये पित्तवर्धक है। लवण रस पित्त को तो बढ़ाता है, लेकिन वात शामक है, वात को कम करेगा। ठीक है, पित्त और कफ को बढ़ाएगा, वात को कम करेगा लवण वाला, जिसमें दो ऑप्शन आएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है राधिका दी, ठीक है राधिका दी हाँ आपका। हाँ हाँ। ठीक है, और फिर दूसरा में आएगा तीसरा वाला, मतलब कटु रस में आएगा वात पित्त को बढ़ाएगा, ये वात पित्त वर्धक है, लेकिन कफ शामक है। ठीक है, ये कफ को कम करेगा। अब तीसरा है तिक्त रस, तो तिक्त रस में आपका पहला ही आएगा। तिक्त जो होता है वो वातवर्धक होता है, वात को बढ़ाएगा, लेकिन पित्त कफ शामक होगा। ठीक, अब फिर लास्ट हमारा बचता है कषाय रस, तो कषाय को हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये वातवर्धक है, वात को बढ़ाएगा, लेकिन पित्त और कफ को कम करेगा। ठीक है दी? हाँ आ गया। हाँ जी, किसी का कोई और प्रश्न की आगे बढ़े? एग्जाम में ना इसी तरह के कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने सोचा इस बार इस तरह के प्रश्न तैयार करते हैं, है ना, कंफ्यूजन वाले। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको सही जोड़ी मिलाना है। इस पे एक तरफ ऋतु दी गई है और दूसरा उसका वो कौन से महीने में रहता है, हमारे हिंदी महीने में, और वो क्या प्रदान करता है, बल कैसा प्रदान करता है, ये है। ठीक है, तो पहला है शिशिर, चैत वैशाख, और ये मध्य बल देने वाला है। शरद मार्ग शीर्ष पौष, श्रेष्ठ बल देने वाला है। हेमंत ऋतु माघ और फाल्गुन का होता है, जो कि श्रेष्ठ बल देता है। और बसंत जो होता है अश्विन और कार्तिक माह का होता है, और ये मध्यम बल देता है। अब इसमें आप कूट का प्रयोग करके जो सही है वो बताइए, आराम से पढ़िए और उसके बाद फिर उत्तर दीजिए।
ठीक है, सा आ रहे हैं, ए आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, ठीक है, सी ज्यादा आ रहे हैं। प्रीति जी सी, ठीक है। प्रीति जी आप ही बता दीजिए इसका उत्तर। यस मैम, इसका आएगा, शरद का आएगा अश्विनी कार्तिक मध्य बल, और शिशिर का आएगा मैम माघ फाल्गुन श्रेष्ठ बल, और पहले ये हेमंत बताइए का कौन सा है वाला उत्तर मैम, को, हाँ कौन सा उत्तर को आप सही कह रहे हैं? अब मैंने सदा, सी बोला है मैम, सी अच्छा सा स को बोला है, ठीक है। हाँ जी, बताइए जी, बताइए। ठीक है मैम। आपका उत्तर शिशिर बिल्कुल में सही आएगा है, मैम सही आएगा। जी मैम, फर्स्ट का मैम कंटिन्यू बताइए। थर्ड, सेकंड का फोर्थ, ठीक है मैम, हाँ और जी, हाँ जी। थर्ड का सेकंड, और फोर का फर्स्ट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। जो पहला है शिशिर, शिशिर में आएगा माघ फागुन, और ये श्रेष्ठ बल देने वाला है, ठीक है। फिर दूसरा है शरद, तो शरद में आपका आएगा अश्विन, आश्विन और कार्तिक, और ये मध्य बल देता है। फिर उसके बाद है हेमंत, तो हेमंत में आएगा मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष और पौष, और ये श्रेष्ठ बल देता है। फिर बसंत, बसंत में आएगा हमारा चैत और वैशाख, और ये मध्यम बल देने वाला है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर, प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर स होगा, सी, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न? अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ थोड़ी प्रिंट हो गई, एक्चुअली ऋतु है यहाँ ना। ऋतु अनुसार सेवन करने योग्य हितकारी पदार्थ में सही है। देखो, वर्षा ऋतु में मधुर अम्ल लवण करना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में मधुर और स्निग्ध, हेमंत ऋतु में मधुर लवण उष्ण, और बसंत ऋतु में कषाय और रुक्ष। इनमें से कौन सा एक सही है वो बताइए। प्रीति जी बी, ठीक है। केवल दो और एक सही है प्रीति जी के अनुसार। प्रियंका जी भी बी, मेघा जी भी बी। संतोषी जी सी। वैसे स्लो हो गए थोड़े से, आराम से पढ़कर उत्तर दीजिए। राखी जी बी, पूनम जी बी, पवन जी बी। केवल दो और एक है ना। राधिका जी बी, खिलाड़ी जी बी। इसका सही उत्तर होगा, अच्छा कृष्णवी जी बी। इसका सही उत्तर होगा 16 प्रश्न जो है, इसका सही उत्तर है ड, डी वाला होगा। ये सभी सही है, ठीक है। वर्षा ऋतु में हमको मधुर अम्ल और लवण का सेवन हितकारी होगा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में हमको मधुर और स्निग्ध, हेमंत ऋतु में मधुर लवण और उष्ण, और बसंत ऋतु में कषाय और रुक्ष, ठीक है। कटु भी आ सकता है, कटु भी खा सकते हैं बसंत ऋतु में। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं वे सारे सही हैं, तो इसमें उत्तर आएगा डी, द वाला उत्तर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचकर्म चिकित्सा का सही मिलान आपको करना है। कौन से पंचकर्म चिकित्सा में कौन सी चीजें सही मैच कर रही, ठीक है। तो वमन, वमन सिर नेत्र आदि का नाक द्वारा चिकित्सा। विरेचन, वस्ती कर्म में केवल घी तेल का अधिक मात्रा में। नस्क, नस्य होगा ना, यहाँ का आ गया है। नस्य, दोष व धातु को समस्थिति में लाना। अनुवासन वस्ती, अनुवासन वस्ती चर्म रोग, शरीर में शुद्धि हेतु।
और निरूवस्ती अस्थमा विष का प्रभाव एनीमिया इसमें। अब आप कूट का प्रयोग करके बताइए सही कौन सा है। पवन जी आ, संध्या जी दा, प्रियंका जी डी, ठीक है, डी द, राखी जी ई, संतोषी जी सी, सबके मिले जुले उत्तर आ रहा है। पूनम जी बी, ठीक है, इसका सही उत्तर, ठीक है, प्रीति जी सी, अच्छा, साक्षी, कसेर जी सी, खिलाड़ी जी डी, ठीक है, चलिए पूनम जी आप उत्तर कीजिए इसको। बी आएगा। मुझे ठीक वमन है, का अस्थमा विष का प्रभाव, ठीक है, एनीमिया, और जो तीसरे का है नस्य, वो सिर नेत्र आदि का, आदि नाक द्वारा चिकित्सा होती है। और ठीक है, विरेचन का चौथा लग रहा था, चर्म रोग शरीर में अशुद्धता हेतु। अच्छा इसके वजह से मैंने बी किया। अच्छा, तो आपने एक दो के आधार पर पूरा मैच किया है ना। हाँ। ठीक है, ठीक है, आपका उत्तर सही है, इसका उत्तर ब ही होगा। ठीक है, तो पहले में आएगा जैसे वमन है, तो वमन में आएगा हमारा पांचवा वाला, अस्थमा, विष का प्रभाव, एनीमिया, ये सारी चीजें वमन से संबंधित है। फिर आता है विरेचन, ठीक है, तो विरेचन में आएगा आपका चौथा वाला, चौथा वाला है चर्म रोग शरीर में शुद्धि हेतु, ठीक है, शुद्ध करने के लिए। फिर है नस्य, तो नस्य में आएगा पहला, सिर नेत्र आदि का नाक द्वारा चिकित्सा करना। फिर है अनुवासन वस्ती, अनुवासन वस्ती में आएगा दूसरा, वस्ती कर्म में केवल घी तेल का अधिक मात्रा। और फिर उसके बाद है हमारा निरूप वस्ती, तो निरूप वस्ती में आएगा हमारा तीसरा वाला, दोष व धातु को सम स्थिति में लाना। ये हमारा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 17 जो है उसका सही उत्तर होगा ब, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ कूट नहीं देख के थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। ये कथन कारण है, कारण थोड़ा इसी सबमिट हो गया है, चलिए मैं बता देती हूँ। कथन है, आयुर्वेद की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों की चिकित्सा में उसकी प्रकृति का विशेष योगदान रहता है। ये कथन है ना। कारण ये है कि आहार विहार औषधि चयन में सहयोग करता है। आपका विकल्प है, ऑप्शन है, कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है कारण सही है। कथन और कारण दोनों सही है, और द है आपका कथन और कारण दोनों गलत है। ठीक, सी, सबके सी उत्तर आ रहे हैं, सी, ठीक है। मेघा जी आप इसका उत्तर दीजिए। मैम सी होगा, कथन और कारण दोनों सही है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे इसमें बोला है कि आयुर्वेद की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों की चिकित्सा उसकी प्रकृति के का विशेष योगदान रहता है, मतलब प्रकृति का योगदान रहता है उसकी चिकित्सा के लिए। और जी,
जो आहार विहार है और औषधि, जब उसकी प्रकृति पता चल जाएगी तो फिर हम उसका आहार विहार और औषधि चयन उसमें हेल्प मिल जाएगी। एकदम सही, आपका उत्तर सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। सबसे बड़ी होती है प्रकृति। आयुर्वेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों की चिकित्सा में प्रकृति विशेष महत्व रखता है। हम कैसा आहार करें, विहार करें, ये हम प्रकृति को देखकर, और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको कैसी औषधि लेना है, ये भी हमारे प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो उत्तर इसका जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें सही उत्तर आएगा, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब बस ज्यादा प्रश्न नहीं है, ये अब हम एंडिंग की ओर आते हैं। पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश। सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है ना। संध्या जी सा बोल रही हैं। रश्मि जी डी, मनीषा जी, खिलाड़ी जी, ठीक है, प्रतिका जी, पूजा जी, नेहा जी। कोश में तो सभी लोगों ने संयम कर रखा है, बढ़िया। ठीक है, और ठीक है, प्रीति जी डी, राखी जी डी। चलिए, मुझे इसका उत्तर बताएंगी राखी जी। हाँ यस मैम, इसका उत्तर है डी। पहले आएगा अन्नमय कोश, उसके बाद आएगा प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय, फिर विज्ञानमय आएगा, बाद में आनंदमय आएगा लास्ट। जी बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर डी ही होगा, द वाला होगा। सबसे पहले जो आएगा वो है अन्नमय कोश। ठीक है, हमको स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, तो पहले अन्नमय कोश, फिर दूसरे में आएगा प्राणमय कोश, और तीसरे क्रम में आएगा मनोमय कोश, चौथे में आएगा विज्ञानमय कोश, और पांचवे में नंबर पे आएगा आपका आनंदमय कोश। ठीक है, ताकि जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो प्रश्न हमारा 19 का सही उत्तर होगा द, डी वाला। ठीक, अगला प्रश्न। हो जाता है संतोषी जी कोई बात नहीं। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ कौन से हैं? वात पित्त कफ, सतरजतम, धर्म अर्थ काम, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। ठीक है, सबके उत्तर अच्छा ए भी आ रहे हैं, डी भी आ रहा है। ए और डी में कंफ्यूजन है। नेहा जी डी, ठीक है, मेघा जी ए, संतोषी। चलिए संतोषी जी आप मेरे को उत्तर दीजिए तो इसका। मैम इसका ए है, वात पित्त और कफ, और जो उप स्तंभ है उसमें आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 20 नंबर का क्या होगा उत्तर? ए वाला। ए वाला, ठीक है। और कोई इसका मैम उत्तर डी देना होगा, चाहेगा? डी अच्छा होगा मैम। पवन जी, हाँ पवन जी आपको क्या लग रहा है? द मैम, द आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। चलो हमारे पास ए और द दोनों वाले आ गए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर, पवन जी आप सही बोल रहे हो, सही उत्तर द होगा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। देखिए क्या होता है, वात पित्त कफ ये हमारे अंदर के त्रिदोष हैं। ठीक है, जो मेन एक्चुअली है हमारे बॉडी में है, तो लेकिन हमारे जीवन के 3 स्तंभ सर ने पढ़ाए थे, उस समय बताए थे हमारे शरीर के 3 स्तंभ आहार निद्रा। देखो स्तंभ क्या होता है? किसी चीज को संभालने वाला। ठीक है, स्तंभ पर ही कोई भवन खड़ा होता है, नींव पर ही। तो आहार, जब तक हम अच्छा आहार नहीं खाएंगे तब तक हमारा शरीर कैसे चलेगा? नींद पूरा नहीं होगा तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो भी बीमार पड़ जाएंगे। तो 3 स्तंभ में आहार निद्रा ब्रह्मचर्य आएगा। जो धर्म अर्थ काम है, इसमें एक मोक्ष भी डाल दे तो ये पुरुषार्थ बन जाता है। ठीक है,
सत रज तम को डाल दे तो सत रज तम हमारे त्रिगुण हो जाते हैं, और ये जो वात पित्त कफ है वो त्रिदोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जीवन के 3 स्तंभ में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ही आएगा। ठीक है। हेलो नीलू जी, हाँ जी। वो जो है ना द वाला आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हाँ। उसको उपस्तंभ बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो गया। उपस्तंभ बोलते हैं अच्छा, ना उसको, आहार ये निद्रा जो है ना, ब्रह्मचर्य। मेन स्तंभ। जी जी आप सही है। हाँ, जो मैंने प्रश्न बनाया है ना वो आचार्य बालकृष्ण की पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य को देखकर बनाया। तो पेज नंबर 43 में आप खोलेंगे ना तो 3 स्तंभ ही लिखा हुआ है उसमें, इसलिए मैंने 3 स्तंभ ले लिया है। ठीक है, और कंफ्यूजन के लिए क्षमा चाहूंगी। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, पेज नंबर 43 में आप देख सकते हो, वैसे उस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है? मैम ये सर ने उपस्तंभ भी लिखाए थे ना, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। हाँ, तो इसको और भी बोलते होंगे, मुझे नहीं पता है। 3 पंडित जी, स्तंभ वहां लिखा हुआ था ना जी पुस्तक में, तो मैंने 3 स्तंभ उठा लिए। 3 तत्व बोले थे या स्वास्थ्य के 3 स्तंभ ऐसा बताए थे? 3 तत्व या राधिका दी स्वास्थ्य आप क्या के बोलते हो? शायद सर ने उपस्तंभ बताए थे, आहार निद्रा यस, ब्रह्मचर्य। उपस्तंभ ही बताए थे सर ने, देखेंगे, ठीक है, क्लियर हाँ, करेंगे वो। उसको देख लेंगे, मैं भी एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। ठीक है, शायद मैं मुझसे गलती उसके हो गई। कारण ही आंसर करी वैसी। जी ये उपस्तंभ ही है 100%, लेकिन बुक में देखेंगे क्या है। हाँ, शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ, ऐसी बात नहीं, मुझे भी देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, अच्छा हुआ ये बता दिए, ताकि मुझसे और मैं भी और क्लियर हो जाएगा मेरा भी देखना। और ठीक है, और ये सारे यही प्रश्न खत्म होते हैं आपके। आप सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग दिया इसके लिए। और स्क्रीन शेयर करने और रिकॉर्डिंग वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के कारण हमारा क्विज थैंक यू, कंप्लीट हुआ। थैंक यू। बहुत जी अच्छे थे प्रश्न।